नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद बीजेपी की वापसी के साथ ही एक बार फिर से मोदी मैजिक और मोदी लहर का जादू छत्तीसगढ़ वासियों पर चला है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के खेमे में खुशी की लहर है और उत्सव का दौर जारी है। मगर 56 सीटों पर ताबड़तोड़ जीत के बाद अब चर्चा मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर है, जिसके लिए आधा दर्जन से अधिक दावेदार मैदान में हैं और जोर आजमाइश का दौर जारी है। अब देखना यह है कि विधायक दल के विचार विमर्श के साथ ही आला कमान किसे छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर काबिज करते हैं और किसे नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो आज मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर होगी बात, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। तो आखिरकार मोदी मैजिक ने कमाल दिखाया और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वनवास 5 साल बाद खत्म हो ही गया। 5 साल बाद धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी विपक्षी दलों को रण रौंदते हुए बहुमत के 46 सीटों की जादुई आंकड़े से कहीं आगे निकलकर 56 सीटों पर पहुंच गए और अब छत्तीसगढ़ की सत्ता में आरूढ़ होने जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बम्पर विजय के बाद अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी किसे छत्तीसगढ़ का ताज सौंपकर उसकी ताजपोशी करेगी। अब इस सवाल को लेकर बीजेपी में भी माथापच्ची तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए पर्यवेक्षकों को छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा, जो प्रदेश में पहुंचकर वहां के बीजेपी प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे और उनकी मन टटोलने की कोशिश करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक 15 साल लंबी सरकार का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर रमन सिंह को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला रंग लाया और बीजेपी अब 5 साल बाद फिर से सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। सीएम की कुर्सी पर रमन सिंह का दावा खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उतना मजबूत भी नहीं नजर आ रहा। अब अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो छत्तीसगढ़ में सरकार की कमान संभालने के लिए बीजेपी किसको आगे करेगी, इसके लिए कई दावेदार हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव काफी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सूबे में बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई की। केवल प्रदेश अध्यक्ष होना भर ही नहीं, जातीय समीकरण भी अरुण साव के पक्ष में नजर आ रहा है। अरुण साव ओबीसी वर्ग के साहू समाज से आते हैं। साहू समाज छत्तीसगढ़ की सियासत में मजबूत दखल रखता है। सूबे में साहू समाज की आबादी करीब 12% है। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि यहाँ जो साहू समाज है, इसी समाज को गुजरात में मोदी कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री राम विचार नेताम, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, सांसद गोमती साय का नाम शामिल है। अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को सीएम नहीं बनाती है तो सबसे प्रबल दावेदार में फिर आती हैं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, जो आदिवासियों का नेतृत्व करती हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, तो बीजेपी उनको भी प्रदेश की कमान सौंप सकती है। इसके अलावा पूर्व आईएएस ओपी चौधरी का भी नाम रेस में है। इसका कारण है गृह मंत्री शाह का वो बयान जो उन्होंने एक जनसभा के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ओपी चौधरी को जिता दीजिए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। अमित शाह के बड़ा आदमी बनाने वाले बयान को लेकर अटकलें हैं कि ये सीएम या डिप्टी सीएम का पद हो सकता है। बहरहाल
छत्तीसगढ़ का रण बीजेपी जीत चुकी है और इसके बाद बीजेपी में सीएम फेस को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। लेकिन इस दौरान सीएम पद के थोक के भाव में दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर बीजेपी किसे इस बार छत्तीसगढ़ की कमान सौंपती है और प्रदेश की सत्ता में आरूढ़ करवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ महेश कश्यप, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल महेश जी आपसे ही, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में आपकी सत्ता वापसी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद सवाल यही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा? धन्यवाद। हेलो जी, अपनी बात रखें, कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्व में 15 वर्ष शासन कर चुकी है छत्तीसगढ़ का, और अभी वर्तमान 2023 का चुनाव में छत्तीसगढ़ के जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमको जनादेश दिया है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ के जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और अब उनका जनादेश का सम्मान करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के द्वारा अभी सीएम कैंडिडेट का अभी फैसला होना है, और विधायक दल के साथ हमारे पर्यवेक्षक लोग आएंगे और उनके साथ चर्चा होगा। उसके बाद ही हम लोग, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सीएम प्रत्याशी कैंडिडेट के रूप में बहुत सारे प्रत्याशी हैं। अभी ऐसा किसी नाम से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना तय नहीं हुआ है, तो आने वाला आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, वंदना राजपूत जी, क्या कहना है आपका? 75 पार वाला नारा तो फेल हो गया। देखिए, 75 वाला पार वाला जो हमारा स्लोगन था वो फेल नहीं हुआ है। कहीं न कहीं हम विपक्ष के तौर पर बहुत ही मजबूत स्थिति में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, यदि सीएम का चेहरा कौन है वर्तमान में, तो कहीं न कहीं मेरे को भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतर कलह नजर आ रही है। सब सीएम से खुर्ची के दौड़ पर लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले रेणुका सिंह जी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके आई थी, ओपी चौधरी जी जा रहे थे, तो अंतर कलह इन लोगों के सामने और गुटबाजी सामने आ रही है। सब कुर्सी के लिए यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने यहाँ पर जनता का जनादेश आपको मिला है, तो उसका सम्मान करते हुए आपने जो वादा किया है, जो चुनावी माहौल को आप अपने पक्ष में लाने में सफल रहे, तो कम से कम जनता से जो वादा किए तो पूरा करिएगा। क्योंकि हमने जो इतिहास में देखा 2014 से लेकर के अभी तक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, बहुत सारे चुनावी जुमले होते हैं। चुनाव के खत्म होते हुए वो चुनावी जुमले किसी को याद भी नहीं रहता है। तो हमने ये देखा है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री है हमारे भारत से, तो यहाँ पर यदि गैस सिलेंडर या किसानों का समर्थन मूल्य की बात करते हैं, तो हमारे देश में और भी तो किसान हैं, उस राज्य में समर्थन मूल्य की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, ठीक है वंदना जी, एक अच्छा विपक्ष होने के नाते बहुत बेहतर सलाह आप दे रही हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी सबक ले लेती है, लेकिन आप सबक नहीं ले पाते। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर अब यहाँ पर बातचीत चल रही है, वंदना जी का कहना है कि अंतर्कलह चल रही है, हालांकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। क्या लगता है आपको, कौन है सबसे मजबूत दावेदार? देखिए, भाजपा में अप्रत्याशित नाम भी सामने आते हैं। जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, जैसे रमन सिंह का नाम शुरू से चलता रहा, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़के, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी गारंटी, उनकी विश्वसनीयता, उनकी लोकप्रियता पर जो चुनाव लड़ा गया है, उसको देखते हुए ये है कि रमन सिंह को ये बात तब आई जब पुरंदेश्वरी जी हम प्रदेश प्रभारी थी, तब उन्होंने कहा था कि ये कोई नया आएगा, इस प्रकार की बातें जो आई थी। तब प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में रमन सिंह से जब हमने सवाल किया, तब उन्होंने कहा था कि मेरा भी एक छोटा चेहरा हो सकता है। ये उनकी शालीनता है जो उनके स्वभाव में है, जिसके लेकिन आप देखेंगे 15 साल में यदि कोई मुख्यमंत्री है तो छत्तीसगढ़ में जितने भी नेता आगे बढ़े हैं वो सब उनके साथ ही आगे बढ़े हैं या उन्होंने आगे बढ़ाया राजनीति में, कहा जा सकता है।
दूसरा, यदि विष्णुदेव शाह एक आदिवासी चेहरा है, वो भी स्वयं चेहरा है रमन सिंह की तरह, वो आदिवासी के भी मेन है कि लोकसभा चुनाव इनके टारगेट में है, जो कि 9 सीट है उसको कैसे 11 करें, ये एक महत्वपूर्ण है। मोदी को फिर से प्रधानमंत्री 2024 की जो रणनीति बन रही है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें आदिवासी महिला या आदिवासी महिला दोनों हो सकती है क्या, और उसके साथ ही लोकसभा, क्योंकि 4-4 सांसदों को जब अभी चुनाव लड़ा दिए हैं तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारी है क्या। इन सांसदों में से ही गोमती शाह हो गया या रेणुका सिंह हो गई, लता उसेंडी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसको महिला की बात करें, इधर बात करें सामान्य वर्ग से बात करें तो रमन सिंह है, इधर बृजमोहन अग्रवाल की फिर तमाम लिस्ट है, क्योंकि 15 साल के अनुभवी नेता, 15 साल जो सत्ता में रहे हैं, ऐसे नेताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज यदि ये बात करें तो आदिवासी को लेकर के ओबीसी वर्ग की बात करें तो नारायण चंदेल के पराजित होने के बाद अरुण साव की एक मजबूत दावेदारी ओबीसी वर्ग की होती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2003 में जब रमन सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके प्रदेशाध्यक्ष बनकर छत्तीसगढ़ की कमान संभालते हैं, और जो संघर्ष के बाद अजीत जोगी की सरकार की जगह में भाजपा की सरकार जब बनती है तो यहाँ पे रमन सिंह को जिम्मेदारी दी जाती है। इसी तरह से भूपेश बघेल यहाँ पे आप देखेंगे 2018 के पहले प्रदेशाध्यक्ष थे कांग्रेस से, उन्होंने जो संघर्ष किया जिसकी परिणति में उनको यहाँ पे सीएम पद मिला, भले उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उनका भी नाम चला, या चरण दास, तमाम ये पार्टी के भीतर की एक मंथन की बात कह सकते हैं कांग्रेस की। लेकिन भूपेश बघेल प्रदेशाध्यक्ष थे, रमन सिंह प्रदेशाध्यक्ष थे, जिनको अब जिम्मेदारी मिली। अब यहाँ पे बात आती है कि जो इनकी रणनीति क्या है, क्योंकि अप्रत्याशित नाम आता है, और राष्ट्रपति का नाम देखेंगे किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से नाम आ पाएगा। तो तमाम प्रकार के सोच के मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त भी एक चर्चा यह भी है राजधानी में ऊपरी लेवल पे कि जो नाम सामने आ रहा है उसके अतिरिक्त भी और नाम हो सकते हैं। ये इस प्रकार के भी बातें जो आ रही है, तो मुझे लगता है कोई आश्चर्यजनक नाम सामने आए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन सर्वसम्मति वाली बात आती है तो रमन सिंह का चेहरा सबके सामने ही है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से टारगेट किया है तो हो सकता है कि नया नाम भी आए, आदिवासी महिला भी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो के शर्मा जी, यहाँ पर इसका मतलब है कहना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो इस तरह के कार्यक्रमों से पहले जो एक सस्पेंस शो बनता है और जो क्रिएट किया जाता है और उसके बाद अप्रत्याशित परिणाम और नतीजे आते हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात कर ले या पहली बार जब यूपी के सीएम के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आए थे, तब भी बड़े मजबूत दावेदार उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहे थे। राजस्थान में भी ऐसे नाम आ रहे हैं। जी बिल्कुल। राजस्थान में बालक दास जी का नाम आ रहा है, वो भी योगी की तरह है, एक आक्रामक चेहरा है, तो वो ये भाजपा में कुछ भी हो सकता है। कोई महेश जी क्या लगता है आपको कि आधा दर्जन नामों की हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन पैराशूट से तो नहीं उतरेंगे मुख्यमंत्री? प्रियंका जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तरह कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है कि वहाँ 10 जनपद से आदेश मिले तब बन जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी आज 2 सीट से नहीं, परिवारवाद की पार्टी तो नहीं है, लेकिन आला कमान की हिटलिस्ट में होना जरूरी है। नहीं, आला कमान के नजर में बहुत सारे हमारे ऐसे योग्य दावेदार हैं और योग्य लोग व्यक्ति को ही छत्तीसगढ़ का कमान सौंपा जाएगा। और कांग्रेस को जिस प्रकार से वंदना जी बोल रही थी कि मतलब इनका अंतरकलह चल रहा है, उनको ही उनका पार्टी को संभाल नहीं पाए, टीएस बाबा ऐसे ही हार गए, टीएस बाबा के साथ ढाई तक समझौता हुआ, और कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के लोगों ने नकारा, तो अपना विचार अपने बारे में चिंतन करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में जो हमने वादा किया है वो वादा को पूरा करेंगे। कोई भी सीएम बने, हमारा जो वादा है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करने वाली पार्टी नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग नहीं, लेकिन महेश जी आपके तमाम बड़े नेताओं का ये बयान था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आएंगे, विधायक दलों की बैठक होगी और नेता चुन लिया जाएगा। उस समय तो कहा जा रहा था कि चुटकियों में ये परिणाम निकलकर सामने आ रहा है, और अब दिन भी नहीं बता पा रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे, क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। हमारे प्रदेश प्रभारी पर्यवेक्षक लोग आ चुके हैं, विधायकों से मिल चुके हैं। लेकिन चुनाव से पहले तो इस बात का दावा बार बार किया जा रहा था ना, आपके नेताओं के द्वारा ही किया जा रहा था कि विधायक दल बैठेगा और उसके बाद शाम तक फैसला हो जाएगा। नहीं, आज हमारे पूरा विधायकों को रायपुर बुलाया गया है और वहाँ हमारे जो केंद्रीय प्रभारियों के द्वारा बैठक भी चल रहा है, और उसके बाद निर्णय होगा, और आला कमान के द्वारा जो निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से मान्य होगा, और सभी विधायक हमारे जो विधायक है कांग्रेस की तरह
ये नहीं कि अनुशासन में चलने वाली पार्टी है। अनुशासन और विचारधारा के दम पे आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शासन कर रही है, इसलिए हमारी चिंता न करे तो बेहतर है कांग्रेस को। तो हमारा अरे लेकिन महेश जी, कांग्रेस में तो 2 ही दावेदार थे, आपके पास तो 6 हैं और हो सकता है और भी हो लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हर कार्यकर्ता भारतीय जनता का बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई गांधी परिवार की तरह उनके आदेश पे, उनके कहने पे चलने वाला पार्टी नहीं है। इसलिए हर कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा कार्यकर्ता बन सकता है और बनेंगे। वंदना जी, महेश जी कह रहे हैं कांग्रेस में आता होगा गांधी परिवार से फैसला, यहाँ पर विधायक दल बैठेंगे और इसके बाद ही आएगा फैसला। देखिए, प्रवक्ता जी को इसका उत्तर मालूम हो तभी तो उत्तर देंगे। घुमा घुमा करके बात करने से यहाँ पर काम नहीं चलने वाली है। 24 घंटे बीत गए हैं, 24 घंटे में अभी तक इन लोगों का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा ये नहीं बता पा रहे हैं। और रही बात, प्रवक्ता जी को ये मालूम नहीं है कि इनके जो प्रभारी हैं वापिस दिल्ली हो गए हैं, इनको इनकी जानकारी में नहीं है। अगर यहाँ पर मीटिंग होती, प्रभारी उपस्थित रहते तो कुछ बताते, इनके जो प्रभारी आए थे ऊपर दिल्ली उड़ गए। तो अंतर तो स्पष्ट नजर आ रही है ना। अब सबसे बड़ी बात, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो 2018 की आपको आपकी हार अच्छी तरह से याद होगी। 15 साल के शासन में सिर्फ आप 15 सीट में सिमट जाते हैं। 15 जी, भारतीय जनता पार्टी के नाकामी को गिना के अगर चुनाव जीते होते ना तब आप दोबारा चुनाव जीतते। भारतीय जनता पार्टी को आपने हराया नहीं था, आप जुमलेबाजी करके। अरे वंदना जी 23 की बात कीजिए ना, अभी कल के इलेक्शन की बात करते हैं ना। वो तो 15 चली गई, 15 से 57 आ गए। वो मैं वही बोल रही हूँ, मैं 23 की बात कर रही हूँ मैं, और उनसे विनम्र आग्रह करती हूँ भाई तो थोड़ा सुनना। जनता की बहुत तो मन की बात की, जनता ने मन की बात तो सुन ली है, अब जन की बात सुनने की क्षमता रखें। सबसे बड़ी बात है, वही बोल रही हूँ मैं कि हम विपक्ष के तौर पर अभी मजबूत स्थिति में है। हमारे पास 35 विधायक है। और रही बात, अगर बहुत बड़ी बात है, यदि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी यदि जीतने का श्रेय हमारी जो योजना है उसको जाता है। कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को उठा करके इन लोग अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिए, तो सबसे बड़ी जीत का श्रेय तो हमारी पार्टी की योजना को जाता है। और रही बात, आप बार बार गांधी परिवार में मत जाइए। आपका जो पार्टी चलता है 2 लोगों से चलता है, ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और अभी आपके में जनता जनार्दन ने अगर आपको पूर्ण बहुमत दिया है तो आपको छत्तीसगढ़ के महतारी का सम्मान कैसे करना है, छत्तीसगढ़ का जो मान सम्मान हमने जो आगे बढ़ाया है उसको कैसे बनाकर रखना, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम पूरे हृदय के साथ हैं, महतारी छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा किए हैं और इस छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, महेश जी जवाब दीजिएगा। आज कोई जनता वंदना जी, छत्तीसगढ़ महातारी का, अगर छत्तीसगढ़ का महातारी सम्मान करने की बात करते तो 60 साल शासन करने के बाद भी छत्तीसगढ़ आपने नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। और छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, भारतीय जनता कांग्रेस का शासन हुआ करता था, वहां से अधिकारी भेजा जाता तो काला पानी का सजा मान के नहीं आते थे। लेकिन उस छत्तीसगढ़ को 2001 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और 2003 से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चला। और आज जिस स्थिति में आप दिखता है छत्तीसगढ़ में, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। आप छत्तीसगढ़ महातारी को एक प्रकार से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करके कलंकित किया है, हमारे डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से विश्वविख्यात है। और आपके भूपेश बघेल मात्र 5 साल में भ्रष्टाचारी बाबा के नाम से पहचाने जाएंगे। आप महादेव ऐप की मामला हो, शराब की मामला हो, घोटाले की मामला हो, गाय घोटाले की मामला हो। इसीलिए हमारा संकल्प पत्र को आपने, हमारा संकल्प पत्र आने के बाद हमने 3100 रुपया धान का समर्थन मूल्य रखा, आपने 3200 रखा। हमने महातारी योजना के तहत 12,000 प्रतिवर्ष देने का संकल्प पत्र में लाया, आपने 15,000 किया। तो उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का जनता आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। आप सोच लीजिए कांग्रेस का क्या स्थिति है। जो कांग्रेस 5 साल पूर्व
पूर्ण बहुमत के साथ जो छत्तीसगढ़ का जनता आपको सत्ता में बिठाई थी, उसी जनता ने छत्तीसगढ़ को उखाड़ के फेंका, क्योंकि आपने जो वादा किया था, आपने जो घोषणा किया था, सिर्फ जुमलेबाजी करके 5 साल निकाल दिया और छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। ठीक है महेश कश्यप जी, ठीक है वंदना जी 35 सीटों के साथ आप मजबूत विपक्ष के रूप में हैं। विपक्ष की भूमिका की यहाँ पर बात है और आप समय समय पर सरकार को जरूर इस बात का याद भी दिला सकते हैं कि किस तरह से सेवा करनी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कौन? वही बता रही हूँ मैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे जो विधायक है, विधायक लोग सब बैठेंगे और बैठ करके एक उसमें निकालेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो सकता है। और ये आप यकीन मानिए, नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो, इन लोगों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से मालूम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं होंगे? नहीं, अभी ये कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी क्या परिणाम आएंगे, क्या निर्णय होगा। अभी भूपेश बघेल चार्टर प्लेन पहले से बुक करा के रखे थे, तो उनको अभी विदेश उड़ जाना चाहिए, नहीं तो महादेव आप लोग डर कर उठते हैं, आप लोगों के डीएनए में है ना। आपका चार्टर प्लेन का क्या हुआ वंदना जी? संस्थान है, भूपेश बघेल कहाँ चले गए? सेवा करती रहेगी ना। आप लोग प्लेन से उठते हैं, आप लोग को डर लगता है, इसीलिए आप लोग हमने चार्टर प्लेन बुकिंग नहीं कराया था। एक कांग्रेस पार्टी नहीं तो वंदना जी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किन किन नामों को लेकर चर्चा चल रही है और क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहाँ पर उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, सजा दी जा रही है? देखिए, अभी इस पर बैठक होगी और बैठक में जो निर्णय आएगा वो आप सबके सामने में आ जाएगा। अभी इस पर मेरे को बोलना ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इसमें कोई निर्णय नहीं आया। के शर्मा जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची है, तो कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। 35 सीटों के साथ कांग्रेस अपने आप को मजबूत विपक्ष बता रहे हैं, तो मजबूत विपक्ष का चेहरा कौन? कोई भी हो सकते, बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, चरणदास महंत है और भूपेश बघेल है। मुझे लगता है इन्हीं 2-3 नाम में से ही फाइनल होंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है मुख्यमंत्री का, जो भाजपा के पाले में है, और मुख्यमंत्री का चेहरा निश्चित रूप से जो वंदना जी कह रही हैं कि इसको जल्दी होना चाहिए। कुछ जगह के जैसे आ रहे विधायक और मंत्री सक्रियता दिखा रहे हैं। आज भाजपा कार्यालय में विधायकों के बैठक भी हुई, बैठक मतलब अनौपचारिक बैठक हुई, उस ढंग से बैठक या कोई प्रत्याशी चयन के रूप में नहीं हुई, एक दूसरे से भेंट मुलाकात का हुआ है। लेकिन आगे देखना है कि कल परसों कब इनके बैठक होती, विधायक दल में ही अंतिम निर्णय होना है। हाईकमान से भले ही नाम सामने आएगा, लेकिन मुहूर्त तो विधायक दल की बैठक में नहीं। लेकिन नतीजों से पहले तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि शाम को बैठेंगे और विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। देखिए, कल इनके प्रदेश प्रभारी आ चुके हैं, केंद्र मनसुख मंडाविया जी आ चुके हैं, ओम माथुर जी का यहाँ दौरा है। आज तब से मुलाकात हुई, राजभवन जाके राज्यपाल से भी प्रदेश प्रभारी की मुलाकात हुई है। नितिन नवीन जी राज्यपाल से भेंट मुलाकात में शामिल थे ओम माथुर के साथ। तो तमाम गतिविधियां चल रही है। हो सकता है कि इतने सारे नाम में बहुत सारे राष्ट्रीय हाईकमान से चर्चा करके कोई एक नाम फाइनल करे। मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ डिसीजन हो सकता है। जी महेश जी, क्या कहना है आपका, कितना और समय? नहीं, आपको कल शाम तक या परसों आपको जानकारी मिल जाएगा। वो ऐसा कोई मतलब आपसी मतभेद वाला मामला नहीं है, ना उसमें मतभेद नहीं है, तो आलाकमान का इंतजार है और जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से वंदना जी का कहना है कि आप तो 15 में थे, लेकिन 35 के साथ वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे हैं, तो क्या चुनौती मानते हैं आप कांग्रेस को काम करने के साथ? वो तो 2003 से 35-38 उतना ही उनका सीट रहा है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस 15 साल का स्थिति में रहा है कांग्रेस को विपक्ष में। नहीं, लेकिन विपक्ष के तौर पर संख्या भारी है महेश जी, विपक्ष के तौर पर संख्या भारी है और आपको कुछ भी बिल पास करवाने के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हमको कांग्रेस से कोई डर नहीं है ना। कांग्रेस के विपक्ष के भूमिका, अपना भूमिका वो निभाएंगे और हमारे पास पूर्ण बहुमत का सरकार है और हम कोई भी बिल पास कराएंगे तो हमारे पार्टी का निर्णय होगा, हमारे विधायक दल का निर्णय होगा
उसमें कोई कांग्रेस से हमको डरने का जरूरत नहीं थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महेश जी बहुत धन्यवाद, वंदना जी बहुत धन्यवाद और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, 57 सीटों के साथ विजय हासिल हुई है, लेकिन उसके साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं और देखना यह होगा कि आखिर आलाकमान के साथ ही साथ विधायक दल के नेता किसे अपना नेता और किसे अपना नेतृत्व सौंपते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।